हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के वहीं से आऊंगा का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। मैं वहीं से आऊंगा जहाँ से वे आए थे, जहाँ पानी और नमक का उद्गम है। नदी को छूती न छूती वृक्षों की शाखाएं हैं। बूढ़ों के चेहरों पर तकलीफ और सपने दोनों चमकते हैं। यह कविता एक विशेष स्थान की याद दिलाती है, जो जीवन, संघर्ष और स्वप्नों से जुड़ा हुआ है। कवि उस स्थान का वर्णन करता है जहाँ पानी और नमक का उद्गम होता है और जहाँ नदी के पास वृक्षों की शाखाएं लहराती हैं। वहाँ के बूढ़ों के चेहरों पर तकलीफ और सपने दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह स्थान जीवन की कठिनाइयों और उम्मीदों का प्रतीक है, जहाँ दुख और संघर्ष के बावजूद लोग अपने सपनों को जीवित रखते हैं। यह कविता उस भूमि और संस्कृति की ओर इशारा करती है, जहाँ जीवन की जटिलताओं और संकल्पों का मिश्रण है, जहाँ बच्चों को प्रतीक्षा रहती है ताजे फलों और गर्म रोटियों की सुगंध की। सपनों पर नाम या पता नहीं लिखा होता, फिर भी मुझे पता है कि उन पुरखों के हैं जिन्होंने किसी झील के किनारे सुस्ताते हुए सोचा था कि राहत, हिम्मत और आकांक्षा पर सबका हक है, और सच में, जैसे जल में, सबका हिस्सा है। कविता में वह स्थान चित्रित किया गया है जहाँ बच्चे ताजे फलों और गर्म रोटियों की खुशबू का इंतजार करते हैं। यह स्थान उन पुरखों से जुड़ा है जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद ये सोचा था कि हर किसी का हक है राहत, हिम्मत और आकांक्षा पर, जैसे पानी में सबका हिस्सा होता है। कवि यह मानता है कि सपनों का कोई नाम या पता नहीं होता, फिर भी वह महसूस करता है कि ये सपने उसी भूमि से जुड़े हैं जहाँ सभी को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। यह कविता सामूहिकता, साझा सुख और संघर्ष की भावना को व्यक्त करती है। मैं वहीं से आऊंगा जहाँ से वे आए थे। मैं याद करूंगा वे बहसें जो चौक-चौबारों में हुई थी, जीवन, आचरण और मर्यादा के बारे में, और उस अंतःकरण को जो सच बोलने की जिद पर अड़ा रहा, अकेले पड़ते और घोड़े की पूंछ से बांधकर घिसटे जाने के बावजूद। यह कविता उस स्थान की ओर इशारा करती है जहाँ कवि और उसके पूर्वज आए थे, जो जीवन, आचरण और मर्यादा पर बहस करते थे। कवि उन बहसों को याद करता है जो चौक-चौबारों में हुई थी, जहाँ सत्य की खोज में लोग अपने विचारों के प्रति अडिग रहते थे। इस स्थान पर लोग अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर सच बोलने की जिद पर अड़े रहते थे, चाहे उन्हें अकेला पड़ने या अत्याचार सहने का सामना करना पड़े। यह कविता संघर्ष, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की प्रतीक है, जो मुश्किलों के बावजूद अपने उद्देश्य पर कायम रहते हैं। मैं वहीं जाऊंगा जहां माना जाता है कि सच अकेले का भी होता है और सबका भी, और उसे जितना पाया जाता है उतना ही रचा। मैं वहीं जाऊंगा जहां एक समय गढ़े गए देवता, स्वर्ग और नरक। कविता में कवि उस स्थान की ओर संकेत करता है जहां यह विश्वास किया जाता है कि सत्य न केवल एक व्यक्ति का होता है, बल्कि सबका भी होता है, और इसे जितना खोजा जाता है उतना ही रचा जाता है। यह स्थान उन मान्यताओं से जुड़ा है जहां पहले देवताओं, स्वर्ग और नरक को गढ़ा गया था, और जीवन के मूल्य और अस्तित्व के बारे में गहरी बहसें होती थीं। कवि यह व्यक्त करता है कि वह ऐसे स्थान पर जाएगा जहां सत्य और धर्म की परिभाषाएं परंपराओं, विश्वासों और सांस्कृतिक धारा से गढ़ी गई है, और जहां मानवीय अनुभवों और विचारों का एक बड़ा योगदान है। यह कविता सत्य की सार्वभौमिकता और धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों के आदान प्रदान की ओर इशारा करती है। अंतरिक्ष में गूंजते अहरह गान, वहीं सहायता और करुणा के गलियारे और उम्मीद के कंगूरे। मैं जाऊंगा वहां जहां लोग दूसरों को अंधेरी सरहदों के पार उजालों में छोड़कर अपनी घुप रात में गुम हो जाते हैं। कविता में कवि उस स्थान का वर्णन करता है जहां अंतरिक्ष में गूंजते हुए अहरह गान होते हैं, जो एक तरह की अनंतता और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। वहां सहायता और करुणा के गलियारे हैं और उम्मीद के कंगूरे हैं, जो मानवता और सहानुभूति की भावना को दर्शाते हैं। कवि उस स्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त करता है जहां लोग दूसरों को अंधेरी सरहदों के पार उजालों में छोड़कर अपनी घुप रात में गुम हो जाते हैं। यहाँ ये विचार व्यक्त किया गया है कि कुछ लोग दूसरों के भले के लिए अपनी कठिनाइयों और रातों में खो जाते हैं, जबकि वे दूसरों के जीवन में आशा और उजाला छोड़ जाते हैं। यह कविता मानवता, करुणा और आत्मत्याग की भावना को उजागर करती है। मैं वहीं से आऊंगा जहां से वे आए थे, खुदे जाने के लिए पत्थर की तरह, सुलगने के लिए कोयले की तरह, राख हो जाने के लिए आग की तरह। मैं वहीं से आऊंगा जहां प्रार्थना में डूबे लोग अत्याचार के विरुद्ध उठी चीख को अनसुना नहीं करते, जहां कोई भी पुकारे दुखी या कोयल या राह भूल गई बुढ़िया, उसे उत्तर मिलता है मैं वहीं से।
यह कविता उस स्थान का वर्णन करती है जहाँ से कवि और उसके पूर्वज आए थे। एक ऐसा स्थान जहाँ लोग अपने संघर्षों के लिए तैयार रहते थे, जैसे पत्थर की तरह खुदाई के लिए, कोयले की तरह सुलगने के लिए और आग की तरह राख हो जाने के लिए। कवि उस स्थान को याद करता है जहाँ प्रार्थना में डूबे लोग अत्याचार के खिलाफ उठी चीखों को अनसुना नहीं करते, और जहाँ हर पुकार, चाहे वह दुखी की हो, कोयल की हो या राह भूल गई बुढ़िया की दुका उत्तर मिलता है। यह स्थान सहानुभूति, संघर्ष और इंसानियत के मूल्य को दर्शाता है, जहाँ हर व्यक्ति की आवाज सुनने और उसकी मदद करने का संकल्प लिया जाता है। यह कविता करुणा, सहानुभूति और सत्य की ओर प्रतिबद्धता की गहरी भावना को व्यक्त करती है। फर्स्ट मेन अंक के प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1. कविता में कवि कहाँ से आने की बात कर रहा है? उत्तर: कवि वही स्थान बताता है जहाँ से उसके पूर्वज आए थे, जो संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। 2. पानी और नमक का उद्गम से क्या तात्पर्य है? उत्तर: यह जीवन के मूल तत्वों, संघर्ष और साधारण जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। 3. कविता में बूढ़ों के चेहरों पर क्या दिखाई देता है? उत्तर: बूढ़ों के चेहरों पर तकलीफ और सपने दोनों चमकते हैं। 4. बच्चों को किसका इंतजार रहता है? उत्तर: बच्चों को ताज़े फलों और गर्म रोटियों की सुगंध का इंतजार रहता है। 5. कवि को कैसे पता चलता है कि सपने पुरखों के हैं? उत्तर: क्योंकि सपनों पर नाम या पता नहीं लिखा होता, फिर भी कवि महसूस करता है कि वे पुरखों के हैं। 6. राहत, हिम्मत और आकांक्षा पर सबका हक है का क्या मतलब है? उत्तर: इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को जीवन में राहत, हिम्मत और आकांक्षा पाने का समान अधिकार है। 7. कवि ने किन बहसों को याद किया है? उत्तर: कवि उन बहसों को याद करता है जो चौक-चौबारों में जीवन, आचरण और मर्यादा के बारे में हुई थी। 8. सच बोलने की जिद का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका अर्थ है सत्य बोलने के लिए निरंतर संघर्ष करना, भले ही व्यक्ति अकेला पड़ जाए। 9. कविता में सच के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर: सच अकेले का भी होता है और सबका भी होता है, और इसे जितना पाया जाता है उतना ही रचा जाता है। 10. कवि कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करता है? उत्तर: कवि उस स्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त करता है जहाँ देवता, स्वर्ग, नरक और अंतरिक्ष में गूंजते अहरह गान होते हैं। 11. अंतरिक्ष में गूंजते अहरह गान से क्या तात्पर्य है? उत्तर: यह आध्यात्मिकता और अनंतता का प्रतीक है। 12. कवि कहाँ जाना चाहता है जहाँ सहायता और करुणा के गलियारे हैं? उत्तर: कवि उस स्थान पर जाना चाहता है जहाँ लोगों के बीच सहायता और करुणा का आदान प्रदान होता है। 13. लोग दूसरों को कहाँ छोड़कर अपनी रात में गुम हो जाते हैं? उत्तर: लोग दूसरों को अंधेरी सरहदों के पार उजालों में छोड़कर अपनी घुप रात में गुम हो जाते हैं। 14. कवि के अनुसार लोग किस तरह के संघर्षों का सामना करते हैं? उत्तर: लोग खुदे जाने के लिए पत्थर की तरह, सुलगने के लिए कोयले की तरह और राख हो जाने के लिए आग की तरह संघर्ष करते हैं। 15. प्रार्थना में डूबे लोग का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका मतलब है कि लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों में डूबे रहते हुए समाज में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 16. कविता में किसी पुकार का उत्तर कैसे दिया जाता है? उत्तर: कविता में कहा गया है कि कोई भी दुखी, कोयल या राह भूल गई बुढ़िया की पुकार का उत्तर मिलता है। 17. कवि के अनुसार सत्य को कितनी बार पाया जाता है? उत्तर: सत्य को जितना पाया जाता है उतना ही रचा जाता है। 18. कविता में घोड़े की पूंछ से बांधकर घिसटे जाने का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका अर्थ है कि व्यक्ति सच बोलने के कारण संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करता है। 19. सपनों पर नाम या पता नहीं लिखा होता का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका अर्थ है कि सपने सार्वभौमिक होते हैं और किसी एक व्यक्ति या स्थान से जुड़े नहीं होते। 20. कविता में अत्याचार के विरुद्ध उठी चीख का क्या किया जाता है? उत्तर: प्रार्थना में डूबे लोग अत्याचार के विरुद्ध उठी चीख को अनसुना नहीं करते। 21. राह भूल गई बुढ़िया का क्या मतलब है? उत्तर: इसका मतलब है कि बुढ़िया अपना रास्ता खो बैठी है, लेकिन उसे मदद मिलती है। 22. कवि ने किन पुरखों का उल्लेख किया है? उत्तर: कवि उन पुरखों का उल्लेख करता है जिन्होंने किसी झील के किनारे बैठकर ये सोचा था कि राहत, हिम्मत और आकांक्षा पर सबका हक है। 23. कोयले की तरह सुलगने का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका अर्थ है कि जैसे कोयला जलकर सुलगता है, वैसे ही व्यक्ति संघर्ष और तकलीफों को सहते हुए अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है।
24 कविता में झील के किनारे सुस्ताते हुए का क्या महत्व है? उत्तर, ये शांति और चिंतन का प्रतीक है, जहाँ पुरखे जीवन की गहरी बातों पर विचार करते थे। 25 कवि का क्या मानना है कि सबका हिस्सा किसमें है? उत्तर, कवि का मानना है कि जैसे जल में सबका हिस्सा है, वैसे ही राहत, हिम्मत और आकांक्षा में भी सबका हिस्सा है। 26 कविता में घुप्परात का क्या प्रतीक है? उत्तर, घुप्परात संघर्ष, कठिनाई और अनिश्चितता का प्रतीक है। 27 सच अकेले का भी होता है और सबका भी का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि सत्य व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वभौमिक भी, और ये सबके लिए साकार होता है। 28 कविता में पानी और नमक का उद्गम क्या दर्शाता है? उत्तर, यह जीवन के मूलभूत तत्वों, कठिनाइयों और संघर्षों की शुरुआत को दर्शाता है। 29 कवि ने जिन स्थानों का उल्लेख किया है, उनका क्या महत्व है? उत्तर, ये स्थान मानवीय संघर्ष, सच्चाई, सहानुभूति और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।